तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का मोशन चैप्टर। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे डिटेल में। और सबसे पहले देखो मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये मार्कर ही मान लो, ये मार्कर अगर यहाँ पे एक ही जगह पे रखा हुआ है तो ये रेस्ट पोजीशन पे, अगर मान लो कि ये यहाँ पे मूवमेंट में आ जाए ऐसे करके, ठीक है, तो ये मोशन में आ गया। यानी कि टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें चेंज आ रहा है। इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी और उसके बाद वो पोजीशन चेंज होकर कहीं और चली गई, ठीक है। मोशन को समझने से पहले देखो, मोशन चैप्टर में हमें क्या करना है, ये सब तो हमें समझना ही है। स्पीड, डिस्टेंस, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले इसके लिए ना हमें इनकी यूनिट समझनी पड़ेंगी और उससे पहले भी हमें फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देखो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें ना तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। सबसे पहली है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अपना मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू दे रखी है पर डायरेक्शन नहीं बता रखी। फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी जो है, एक एग्जांपल के लिए गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड पे, पर ये नहीं बता रहे कि नॉर्थ में जा रही है साउथ में जा रही है। तो अगर मैं स्पीड की नॉर्मल बात करूँ, जैसे कि स्पीड हमारी है 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चल रही है, तो ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें इतना पता है कि वो 80 की स्पीड पे चल रही है, पर ये नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब आते हैं इसी से अलग जो दूसरी क्वांटिटी हमारी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब इसमें ये भी बताया जाएगा कि भाई कितनी स्पीड है, यानी इस स्पीड में चल रही है, तो साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल इसमें आती है हमारी वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वेलोसिटी का मतलब भी स्पीड ही होता है, जैसे कि उसमें भी ऐसे ही लिखा जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर एग्जाम्पल के लिए, पर उसमें प्लस या माइनस लगा होगा, या तो प्लस या तो माइनस। प्लस का मतलब है जिस ऑर्डर में, जहाँ पे मतलब हमारी जैसे व्हीकल है उसको ए से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो कि इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो अगर वो इस तरफ को आगे बढ़ रही है 80 की स्पीड में, ठीक है, तो होगी प्लस 80। है वेलोसिटी की बात है, स्पीड का नहीं। स्पीड तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहती है हमेशा, ठीक है। स्पीड का काउंट होगी कि वो एक तरफ जा रही है बिना डायरेक्शन के। लेकिन अगर मान लो वो ऐसे आ रही है तो उसमें नेगेटिव 80 लगेगा वेलोसिटी के हिसाब से। वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी। अभी तुम्हें मेन समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ कोई प्लस या माइनस नहीं, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों लगे हुए हैं, ताकि डायरेक्शन भी साथ साथ हमें पता चल जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक पे। इसमें हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखते हैं इसकी यूनिट्स की। देखो हम मोशन चैप्टर में क्या है कि कई सारे न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स का मतलब जैसे मैथ के सम होते हैं ना, कई सारे ऐसे बहुत सारे सम है। तो पीछे जैसे इसमें किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी किलोमीटर पर आवर, किसी मीटर पर सेकंड होता है, कोई ग्राम होता है, कोई पाउंड होता है। तो ऐसी यूनिट्स सबके पीछे कुछ ना कुछ लगती है, ठीक है। तो उन सारी यूनिट्स को हम एक बार देखेंगे, ठीक है, जिसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड। और ये कई तरीके के हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड 3 टाइप के हैं, और ये 3 टाइप में से भी एक ही फिक्स हुआ। देखो ये 3 टाइप का होने का कारण भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया, फिर काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग वेट को किलोग्राम या ग्राम में देखते हैं, ठीक है। लेकिन और कई सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ पाउंड में ही देखा जाता है, एलबीएस में देखा जाता है। मतलब काफ़ी चेंजेस हैं। लेकिन जो मेन है ना, देखो ऐसे कई सारी जगह थी। टाइम को हम मिनट सेकंड सब में देखते हैं, लेकिन जो मेन फिक्स करा गया बाद में कि सेकंड में ही होगा। अगर फिजिक्स का कोई सम होगा तो मीटर पर सेकंड में ही करेंगे, मतलब सेकंड के हिसाब से चलेगा। और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे हाइट की बात करें, अब हाइट को क्या करते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में देखते हैं, मतलब कुछ लोग क्या, कुछ कंट्रीज़ में सेंटीमीटर चलता है, कुछ कंट्रीज़ में फुट चलता है, ठीक है, फुट और इंच के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं जिसमें से बाद में एक ही फिक्स हुआ था, ताकि सब पूरा वर्ल्ड आके इसी के ऊपर सहमत हो जाए। जैसे सबको बिठाया गया कि भाई तुम इसको मानते हो, तुम इसको मानते हो, तुम इसको मानते हो, सबको बिठाया गया और लास्ट में एक ही रखा गया, जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं। पर पहले वो जो मेथड्स है ना, जो सबके अलग अलग हैं, उनको समझते हैं। देखो एक है हमारा CGS मेथड, ठीक है, CGS है, एक हमारा FPS है, और एक है हमारा MKS। ये 3 मेथड है, ठीक है। देखो CGS क्या है? CGS है हमारा सेंटीमीटर, G से ग्राम,
और एस से सेकंड, ठीक है। और ये किस में है, ये देखो ये डिस्टेंस के हिसाब से, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, और ये वेट के लिए, और ये टाइम के लिए, ठीक है। और FPS का क्या मतलब है, जैसे कुछ सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो कुछ फुट में करते हैं, फुट, ठीक है। P से क्या है हमारा, ग्राम की जगह वेट के लिए पाउंड, पाउंड में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। एक है S सेकंड, सेकंड यहाँ पे भी कॉमन है, जैसे ऊपर है इसमें भी कॉमन है। MKS का क्या मतलब है, एक हो गया मीटर, सेंटीमीटर है यहाँ पे मीटर है, ठीक है। और एक हो गया K से किलोग्राम, किलोग्राम, और लास्ट है S सेकंड। देखो टाइम के लिए तो दुनिया की हर कंट्री सेकंड पे ही बेस है कि मतलब सेकंड के हिसाब से ही टाइम को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वेट में देखो अलग अलग हैं, डिस्टेंस में अलग अलग हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी कि कुछ कंट्रीज मानने को तैयार ही नहीं थी कि हम ये वाला नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो सबको जब एक साथ बिठाया गया तो अब उनमें से सिर्फ जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब एक पे सहमत हुई। तो अभी की जो SI यूनिट है ना वो इसके बेस पे है, MKS पे चलती है, इस पे। मतलब इन जनरल जो सारे देशों में यूज़ होगा, मतलब फिजिक्स के हिसाब से वो ये है, वरना लोग तो अभी भी पाउंड में ही वेट करते हैं, लेकिन वो फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं उतनी। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, अगर उसी देश में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो उनको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब पाउंड यूज़ नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ये है हमारी SI यूनिट, SI यूनिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट। और ये जो SI यूनिट है अप्लाई इन या फिर अप्लाइज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है इसका सिस्टम, ठीक है। कि जो ये SI यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इसमें ये S और I आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम यही है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ये जो है अप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में, वो भी कौन सा, MKS वाला। वरना अलावा जैसे CGS है इसके अपने हैं, FPS है इसके भी अपने हैं अलग अलग, लेकिन जो MKS स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें जो बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने दो चीज़ें देखी। देखो सबसे पहले तो क्वांटिटीज़ देखी, स्केलर वेक्टर के अलावा ये क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, और यूनिट्स देखी, ठीक है। यूनिट्स भी किस तरीके की और कौन सी लागू होती है पूरे वर्ल्ड में, वो भी देखा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, असल में मोशन है क्या उस पर टॉपिक। अब हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। देखो मोशन, चैप्टर का नाम मोशन ही है। सबसे पहले मोशन मैंने तुम्हें वैसे ही ब्रीफ में बता दिया था कि कोई बॉडी जब भी पोजीशन चेंज करती है तो उसको मोशन में बोलते हैं। कि जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो डिस्टेंस बीच में कवर हुआ, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी एक जगह से, टाइम के साथ साथ क्या होता है वो मोशन में आ जाती है। फिर अगर मान लो फिर से कहीं रुक गई तो वो फिर से रेस्ट पे हो गई। तो रेस्ट और मोशन का यही कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहले तो देखो मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है वो देखते हैं। मोशन, when a body is, या फिर when मतलब a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time, respect to time। और ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, जो विद रिस्पेक्ट टू लिखा है ना मैंने, इसको पहले समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है मोशन की, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स अगर मान लो इसको हमने यहाँ से पुश किया, ठीक है, इस बॉक्स ने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, टिक टिक, ये मान लो ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, और ये यहाँ पे आके पहुँच गया, ठीक है। अब क्या, जब ये बॉक्स यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहा था तब तक ये मोशन में था, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे ये मोशन में था, इस इलाके के बीच में ये मोशन में था, और यहाँ पे फिर से आके रेस्ट पे हुआ, क्योंकि अब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मोशन का तो सिंपल सा हिसाब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल ले, ठीक है, तो वो मोशन में आ जाता है। लेकिन जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसका क्या हिसाब है। देखो इसके हिसाब से मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल देता हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है,
और यहाँ पे एक बस मान लो कि एक बस है, ये एक बस है और इसके अंदर बंदे बैठे हुए कई सारे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो ये जो पेड़ है, इस बंदे को लगा, जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, इसने सोचा कि हमारी बस आगे जा रही है, ठीक है, तो ये पेड़ पीछे जा रहे हैं, इस बंदे को लगा यहाँ पे, क्योंकि इसके हिसाब से क्या है कि वो पेड़ ऐसे करके पीछे को निकल गया, वो आगे को गया, तो ठीक है। और इसी के हिसाब से, इसी बंदे के हिसाब से, ये जो साइड में बैठा है इसके एक और बंदा, वो इसके साथ साथ बैठा हुआ है और आपस में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये बंदा रुका हुआ है और पेड़ चल रहे हैं, ठीक है। और अगर पेड़ के हिसाब से देखा जाए तो पेड़ के हिसाब से बस में बंदे जो थे वो आगे निकल गए, यानी कि पेड़ के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, इनके हिसाब से पेड़ चल रहा है, ये लोग तो एक जगह पे बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो बस में हम एक बार बैठे हैं तो हमें सारे अच्छे से बात करते हैं, कोई आगे पीछे भगता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो बैठा हुआ है उससे हम आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बैठा हुआ है। तो अब असल में मोशन में है कौन, पेड़ मोशन में है या बस में? इतना तो वैसे पता ही है सबको कि मोशन में बस है, क्योंकि पेड़ तो एक ही जगह रुका हुआ है। पर कैसे, इसलिए हम लोग लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि जब समय बीता, जैसे कि मान लो अभी से 10 सेकंड बाद, अभी कंफ्यूजन थी कि इन दोनों में से मोशन में कौन था, ठीक है, कि ये आपस में लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, तो आराम से बैठे हुए, पेड़ पीछे को जा रहा है और पेड़ देख रहा है कि बंदे सारे निकल गए आगे। असल में मोशन में क्या है, 10 सेकंड बाद देखो, जब मैंने रिस्पेक्ट टू टाइम लगाया तो इसका मतलब क्या है, मैं 10 सेकंड बाद देख रहा हूँ। अब 10 सेकंड बाद होगा क्या, 10 सेकंड बाद पेड़ ने अपनी पोजीशन चेंज करी, नहीं करी, इस बस ने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो मोशन में ये बस है। सीधा हिसाब है टाइम का, ये हिसाब है कि टाइम के साथ हम जिसको भी जोड़ देते हैं ना, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि सीधा मोशन में है कौन, ठीक है। अब पेड़ की पोजीशन फिक्स है, वहीं रही, टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने चेंज करी, नहीं करी, तो पेड़ रेस्ट पे है और इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी, क्योंकि ये पहले किसी और जगह पे थे, 10 सेकंड बाद बस कहीं और चली गई, तो ये लोग भी कहीं और चले गए, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई और ये लोग मोशन में, ठीक है। ये है सिंपल सा हिसाब रिस्पेक्ट टू टाइम का, मतलब कि समय के हिसाब से जो करेगा वो पता चलता है कि कौन रेस्ट पे कौन मोशन में, ठीक है। वरना तो से कन्फ्यूजन ही रहेगी कि कौन रेस्ट पे है कौन मोशन में है, ठीक है। ये तो हो गया मोशन का। अब देखते हैं रेस्ट का। रेस्ट का क्या डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, अ बॉडी इज said to be in rest when it does not changes its position with respect to time। ऐसे ही शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू को इस तरीके से, टाइम, तो उसको रेस्ट पे बोला जाता है कि जो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है वो रेस्ट पे, ठीक है। मोशन बता दिया, रेस्ट बता दिया। अब देखो मोशन तुमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हो कि मोशन कई सारे टाइप के भी होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब एक एक लाइन में लिखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, पर उससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ मोशन, जो मेन है वही लिखा रहा हूँ बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन कि कौन कौन से मोशन जो तुमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन है, सीधा लिख रहा हूँ मैं एक ही लाइन में, वन डायमेंशनल मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी जब एक ही ऐसा मोशन हो रहा है कि कोई भी चीज़ एक ही जगह पे सीधी चल रही है, एक डायमेंशन सिंगल डायमेंशनल चीज़ चल रही है, या सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही जगह पे चले जा रही है, मान लो कुछ इस तरीके से, तो इसको लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। पहला क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा है सर्कुलर, ये तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ गया होगा। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट follows a circular path, यानी कि एक गोल जगह मिली और वो बंदा उसी गोल जगह पे घूमे जा रहा है, तो वो एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। वो सर्कुलर मोशन में जब सर्कल के हिसाब से काम होता है तो वो एक सर्कुलर मोशन आता है, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे पे। तीसरा है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, अब देखो, ओसिलेटरी मोशन बेसिकली सिंपल सा एक रिपीटिंग मोशन टाइप है, पर वो एक कंडीशन के हिसाब से, रिपीटिंग मोशन। अब देखो रिपीटिंग मोशन तो तुम इसको भी कह सकते हो, पर मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। ये भी रिपीटिंग है, क्योंकि एक बार अगर गोल गोल घूम रहा है और गोल गोल ही घूमे जाए तो रिपीटिंग मोशन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम, पेंडुलम जो होता है, घड़ी के जो नीचे तुमने देखा होगा,
मान लो एक घड़ी है, ठीक है, ऊपर घड़ी है और नीचे कुछ इस तरीके का होता है पेंडुलम, जो इस तरीके से ऐसे ऐसे झूल रहा होता है, फिर वापस इधर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, एक ही पाथ को कंटिन्यू फॉलो करता है। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट सेट अ पॉइंट, ठीक है, उसको ए मान लो, ठीक है, बी तक जाएगा, फिर वापस ए पे आएगा, ए बी ऐसे ऐसे करके फॉलो करता रहेगा। ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक सर्कल बना देता है। ये सर्कल नहीं बनाता, एक सर्कल का छोटा सा सेक्टर टाइप बनाता है, फिर उसी को फॉलो करता रहता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस ऐसे करके। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। और ओसिलेटरी मोशन में क्या है, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, बस एक सेक्टर टाइप बनाएगा, उसी को फॉलो करती रहेगी ये चीज़, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या देखा, हमने मोशन देख लिया, रेस्ट देखा और टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी जो असली जो स्केलर और लीनियर नहीं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उन पे आते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें और क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। देखो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हमने पहले ही देख ली हैं, पर अभी भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। आराम से एक एक देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटीज़, ठीक है। जो सबसे पहली मैं तुम्हें डिफरेंस के हिसाब से समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा इजी हो तुम्हारे लिए करना, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी सिमिलर है, इसलिए मैं तुम्हें डिफरेंस करके बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये दो क्वांटिटीज़ है, इनका डिफरेंस से ही तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा टॉपिक में है क्या, ठीक है। देखो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस है हमारा, इसकी डेफिनेशन टाइप ही पहला पॉइंट बनाओ। डेफिनेशन टाइप है कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जाने के लिए बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नहीं, हाँ फ्रॉम ही मान लो, फ्रॉम ए टू बी प्लेस, ए से बी प्लेस तक जाने के लिए जो कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो पाथ फॉलो कर रहा है, वो हमारा क्या है, वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी प्लेस, ए और बी प्लेस का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे समझेंगे इसको। जैसे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मान लो कि ये एक ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ से एक बंदा जा रहा है ऐसे और यहाँ तक है, एक दो घर है, मान लो दो दोस्तों के घर है, ठीक है। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, पहले यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया, ठीक है। ये तो है डिस्टेंस, क्योंकि देखो मान लो घर की सड़क है, यहाँ पे घर बने हुए हैं कई सारे, ठीक है। अब इन घरों को चीरते हुए तो जाएगा नहीं, यहाँ पे घर बने हुए एग्जाम्पल के लिए कई सारे, ठीक है। तो उसको इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कि ये 100 मीटर का रास्ता है, ठीक है, और ये 50 मीटर का रास्ता है, ठीक है। तो इन दोनों को ही इसको फॉलो करना पड़ेगा, कुल मिला के इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो होता है डिस्टेंस। अब मान लो सेम कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट में बना रहा हूँ मैं सेम कंडीशन, कि ये वही है दो घर हमारे, ये 50 मीटर और ये 100 मीटर का रास्ता है और यहाँ पे घर हैं कई सारे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ये है रास्ता, चाहे देखो वहाँ से वो जा नहीं सकता है, ठीक है। मान लो अभी घरों के ऊपर से चढ़ के तो जाएगा नहीं, खैर। पर डिस्प्लेसमेंट वही होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि जहाँ से चाहे जाना पॉसिबल है चाहे नहीं है, पर ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसमें उसको मान लो कुछ कितना चलना पड़ेगा, कम से कम मान लो 120 130 के आसपास चलना पड़ेगा। अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, ये अप्रोक्स है कि लगभग इतना चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम बचेगा, पर टाइम का क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ऐसा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वो है जितना सड़कें बन गई हैं या कुछ भी हो गया तो उस हिसाब से हमें चलना ही पड़ता है, ठीक है। और ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये तो मैं डायग्राम से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो इसमें पूरा मैं तुम्हें डिफरेंस ही समझा देता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट है इट कैन बी, ये डिस्टेंस कैन बी नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स में ही होगा, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, इसमें आएगा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एंड ज़ीरो, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी तुम्हें डायग्राम से समझाना पड़ेगा, इससे समझ में नहीं आएगा। देखो डिस्टेंस का क्या सीन है कि मतलब ए पॉइंट से, या फिर ऐसे ही मान लो कि एक ऐसी तुम घूमने गए, ठीक है, इस तरीके का कुछ बना दे रहे हम डायग्राम से, ठीक है। ये यहाँ से तुमने स्टार्ट किया ट्रैवल करना, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम गए ट्रैवल करते हुए, ठीक है, इतना। इसका टोटल जो है वो है 100 मीटर,
सरकमफ्रेंस मान लो सर्कल के हिसाब से, ये 100 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से लेके तुम वहाँ तक गए तो ये हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो 100 मीटर है तुम्हारा डिस्टेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 100 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में उल्टा सीन है, यही वो सेम है, यही वो 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से तुमने चलना शुरू किया और यहीं पे आ गए। अब यहीं पे आ गए तो ध्यान से समझना, अगर तुम यहीं पे आ गए तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट ही नहीं होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अब इसी पॉइंट पे आके यहीं ख़त्म कर दिया तो इसी 2 पॉइंट में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब कुल मिला के हाँ डिस्टेंस ही बोलते हैं, डिस्टेंस ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारी, 0। नेगेटिव भी हो सकती है, मान लो कि जैसे नेगेटिव कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए से तुम्हें बी पे जाना था, ठीक है, तो ए पे जा, ये मान लो ये भी वही 100 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। मैंने तो बताया था डायरेक्शन बताते हैं हमेशा, ठीक है, डायरेक्शन होती है इसमें। तो ये इस तरफ जाना था मान लो 100 मीटर, और मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दी है -10 मीटर। -10 मीटर का मतलब पता है क्या है कि वो पॉजिटिव जहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे तो गया ही नहीं, बल्कि उल्टा 10 और चला गया पीछे, यानी कि वो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। -10 ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, और ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि घूम के चाहिए ऐसे ऐसे घूम के आ जाए पूरा, वो सारा का सारा कैलकुलेट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी, अच्छा अब क्वांटिटीज़ की बात करते हैं इसी में। डिस्प्लेसमेंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसमें डायरेक्शन का कोई सीन नहीं है, कितना भी चलाओ सब कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये थर्ड ही आएगा इसमें, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हम अपना नॉर्मल एल्जेब्रिक सम लगाते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब मेन क्या है कि हम जैसे सिंपल तरीके से प्लस करें डिस्टेंस तो प्लस ही करके आता है, ठीक है, तो आराम से आ जाता है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें वेक्टर सम लगाना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर हमारा 0 और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए वेक्टर सम लगाना पड़ता है, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक रहे कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट, यानी कि अगर हम मान लो इनके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो फिर पीछे क्या लगाएंगे लास्ट में, तो वो लगाएंगे हम लोग मीटर, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके ऐसा यूनिट के हिसाब से बता रखा था, जो एम के एस है वो हमारा मेन है, तो उसमें एम जो है डिस्टेंस के लिए चाहे कैसे भी है वो मीटर यूज़ होगा दोनों में ही, ठीक है। ये था तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी और सारा क्लियर करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, उस पर आते हैं। अब हम आते हैं अगली क्वान्टिटी पे हमारी, जो कि है, क्वान्टिटी लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे स्पीड। जैसे वहाँ पे डिस्टेंस बताया था ना, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी आएगी, इतने में ही आ जाएगी खैर, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो स्पीड और वेलोसिटी में भी वैसा ही रिलेशन है जैसा हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, ठीक है। स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वैसे स्पीड क्या होता है, देखो स्पीड क्या होती है कि कोई गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है, वेलोसिटी भी वही है, उतनी स्पीड पे चल रही है। डिफरेंस पूरा देखेंगे, पहले डेफिनेशन करते हैं। देखो स्पीड क्या है, the rate of change of motion, ये तो होती है स्पीड कि मतलब जो टाइम है, टाइम के साथ साथ स्पीड कितनी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इतनी स्पीड में बढ़ रहा है, इतने सेकंड में इतना गया, इतने सेकंड में इतना गया, तो डिस्टेंस को उससे कैलकुलेट करके हमारे पास स्पीड आ जाती है, ठीक है, हमेशा। लेकिन इसका क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है सेम ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन अलोंग विद द डायरेक्शन। ये अलग है, क्योंकि देखो इतना तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें डायरेक्शन अलग से होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो स्पीड हमारी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर आवर। इसमें -20 भी हो सकती है, +20 भी हो सकती है। ये माइनस और प्लस उसकी डायरेक्शन बताता है। प्लस का मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे जाना है वहीं पे जा रही है, और नेगेटिव का मतलब उससे अपोजिट जा रही है, यानी डायरेक्शन भी पता चल जाता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं डेफिनेशन में यहाँ पे तुम्हें दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं तुम्हें इन दोनों के फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे देखा ही था हमने, और यहाँ पे क्या देखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा देखो जो स्पीड है,
स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। जब मान लो स्पीड कभी चलना शुरू नहीं किया है तो ज़ीरो भी हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव रहेगी 20 की स्पीड में, चाहे 2 की स्पीड भी हो पर वो पॉजिटिव में ही चलती रहेगी, कम से कम 2 की है परमानेंट, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और या एंड ज़ीरो भी हो सकती है, तीनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या देखा हमने, इसकी दोनों डेफिनेशन स्केलर वेक्टर वगैरह देख लिए। इसके अलावा यूनिट और देखते हैं, जैसे उसकी यूनिट देखी थी, इसकी भी यूनिट है मीटर पर सेकंड या फिर मीटर अपॉन सेकंड। सेम इसमें भी जो इसकी यूनिट है वो सेम है मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो टाइम के लिए सब में कॉमन है तो सेकंड तो कॉमन ही रहेगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या थी, मीटर थी ना। देखो ऊपर क्या है, मीटर वाली चीज़ है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में लेते हैं, टाइम हम सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस भी हम मीटर में लेते हैं, टाइम हम सेकंड में लेते हैं, इसलिए दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, मीटर पर सेकंड, इक्वल है, माइनस मत समझना इसको, ठीक है। तो इसमें क्या देखा हमने, देखो स्पीड भी देख ली अच्छे से और वेलोसिटी भी देख ली। अब इसके अलावा क्या क्या टॉपिक है देखो और समझते हैं आगे चैप्टर को। इसके अलावा है, अब आते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सिंपल सीधे शब्दों में कहा जाए तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी की जगह पे स्पीड भी बोल सकते हैं। ये कि मतलब गाड़ी अगर मान लो चल रही है, स्पीड वेलोसिटी दोनों में से कोई सी भी, ठीक है, गाड़ी अगर चल रही है 20 की स्पीड पे चल रही है कंटिन्यू, ठीक है, यानी कि उसकी 20 की स्पीड पकड़ रखी है, कंटिन्यू चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब 1 मिनट में जितना भी हो रहा है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर हो रहा है, हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। जब वो कॉन्स्टेंट का मतलब सेम है, सेम, वो बदल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, वो तो तुम समझ ही गए खैर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब हमारी वेलोसिटी या स्पीड वो सेम नहीं होती, नॉट सेम। तब क्या होता है, तब हमारे सिंपल क्या है कि भाई वेलोसिटी सेम नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि कभी इस एग्जांपल के लिए, जैसे कि गाड़ी भाई शुरू हुई 0 किलोमीटर पर आवर से, 0 किलोमीटर पर आवर पे गई, फिर आ गई कितने, 10 पे आ गई, 20 पे आ गई, रोड आ गया, खुला रोड आ गया, 60-70 पे निकल गए, ब्रेकर आ गया, कम हो गई, तो वो जो मोशन है उसमें स्पीड और वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक तरीके से सेम ही होती है, लगभग लगभग सेम होती है, पूरी सेम नहीं, डिफरेंस मैं तुम्हें बता दिया। तो वो जो है जब अलग अलग होके चलती है, जैसे कि नॉर्मल, इसका एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, तो ये वो रोड है जैसे कि तुम भाई ट्रैफिक लाइट में चल रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, ये वो रोड है जो खुला रोड मिल गया, तुमने एक कांस्टेंट स्पीड 20, 30, 40, 60, 70 कितनी भी चल रहे हो, उस हिसाब से ये बदल नहीं रही है, टाइम के हिसाब से ये बदलती जा रही है बीच बीच में, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो एक और टॉपिक देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें एक है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा ही है हमारा लॉजिक इसमें। एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास एक है कि मतलब जैसे नॉर्मली मैं बताऊं कि हमने एक बहुत लंबी जर्नी करी, ठीक है, काफ़ी टाइम भी लगा उसको करने में, स्पीड स्लो फास्ट रही, काफ़ी कुछ बीच में चेंजेस आए, लेकिन फिर भी हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक रफ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उसको सोल्व भी कर लेंगे। जैसे कि मान लो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो हमारा भाई 600 किलोमीटर का था, इस हिसाब से चला, ठीक है। और अब इसमें क्या है, इसी में टाइम हमें लग गया कुछ मान लो 60 घंटे तो नहीं, पर 6 घंटे ही मान लिया, 60 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, पर 6 घंटे भी बहुत है, चल मान लेते हैं, बहुत स्पीड में चल रहे थे, ठीक है। इसी में क्या हुआ, स्पीड कभी कभी स्लो हो गई यहाँ पे, कभी कभी फिर से फास्ट हो गई, कभी बहुत ही स्लो, कभी बिल्कुल रेस्ट पे ही आ गए, रुकना पड़ा हमें बीच बीच में, ठीक है। तो हम क्या, हम ये सब नहीं देखते बीच में, जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तब इन सब से कोई मतलब नहीं होता, हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना था, 600 था, टोटल टाइम कितना लगा ये, तो 600/6 लिखेंगे, ये इसको काट देंगे, तो ये आ गई हमारी, किलोमीटर पर आर लगाते हैं या फिर मीटर पर सेकंड, तो ये किलोमीटर और आर में दिया था इसलिए मैंने km और h लगा दिया, अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया था तो मैं मीटर पर सेकंड लगाता, ms लगा देता, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी। अब तुम कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही सेम होने वाला है, बिल्कुल वैसे भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए बताऊँ तुम्हें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो जैसे मान लो यहाँ से इतना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके एक बंदा यहाँ से गया यहाँ पे, फिर वापस आ गया यहीं पे, ये इसमें इसको टाइम लगा 2 आवर्स, और ये यहीं पे आ गया वापस। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम ये है। ठीक है, फॉर्मूला। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं क्योंकि जहाँ से शुरू किया था हम लोग वहीं पे पहुँच गए। टाइम कितना लगा, 2 आवर्स, तो ये क्या हो गया, 0। देखा, वेलोसिटी मैंने बोला था यहाँ पे कि वेलोसिटी 0 भी हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती थी, अगर मैं इसमें को और कॉम्प्लिकेट करता तो नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी, काफ़ी सिमिलर फॉर्मूला है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, वो तुम्हें और जानना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी, मान लो इसमें ये दिया ही नहीं हुआ किसी क्वेश्चन में, ये वाला, अगर मान लो डिस्टेंस टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ, तब तुम्हें कैसे क्वेश्चन दिए होंगे इसी वेलोसिटी के, कि तुम्हें बोल रखा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वर्ड मैंने अभी पहली बार यूज़ किया इसमें, कि इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है कुछ भी, और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ दे रखी है। इनिशियल का मतलब है जब शुरुआत में कितनी स्पीड थी, फाइनल का मतलब है कि लास्ट में कितनी स्पीड थी। अब इनिशियल तुम कहोगे कि वो तो हमेशा 0 ही, क्योंकि कोई भी गाड़ी बाइक वगैरह सब 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मान लो कि तुम पहले 10 पे चला रहे थे, क्वेश्चन में बोल दिया कि पहले 10 पे चला रहे थे फिर 20 पे आ गए, तो इनिशियल क्या है 10 और फाइनल क्या है 20। ठीक है, तो इनिशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वो होता है u। हमेशा आगे ध्यान रखना फिजिक्स में कि जो u का मतलब है, अगर वेलोसिटी वगैरह पढ़ रहे हो तो u का मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, v माइनस यू बाय 2, v माइनस यू बाय 2, एक सेकेंड, v माइनस यू बाय 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा u प्लस, वो तो एक्सेलरेशन का हो गया, हाँ u प्लस v बाय 2 आ गया सिंपल तरीके समझ में। जैसे कि मान लो एक भाई पहले 10 की स्पीड पे चल रहे थे, ठीक है, फिर 20 की स्पीड आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, कैसे, 10 प्लस 20 बाय 2 यानी कि क्या, 30 बाय 2, सिंपल है, 15, इतना तो तुम्हें पता ही था कि 15 आएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि भाई पहले तो थी 10 की स्पीड, फिर 20 पे आ गए, 30 पे आ गए, 40 पे आ गए, 50 पे आ गए, ऐसे ऐसे करके 6-7 बार बढ़ गई, तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो यहीं पे बता दीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब कंडीशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 2 क्यों लगा है, क्योंकि दो की बात हुई थी, एक इनिशियल थी एक हमारी फाइनल थी। अब एक में कई सारी फाइनल है, वी कई सारे हैं, तो उसको V1 V2 मानेंगे। ठीक है, स्पीड थी भाई 10 की आई, फिर 20 की आई, फिर 30 की आई और 40 की आ गई, ऐसे करके स्पीड बढ़ गई 4 बार। ठीक है, इनिशियल क्या लेंगे हम लोग, U 10 है, फिर V1 ये हमारा U है, फिर ये V1 है, V2 है और V3 है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटीज़ है वो कई सारी है, एक बार 20 पे भी चली थोड़ी देर, फिर 30 पे भी चली, लेकिन शुरुआत वाली तो एक ही है इनिशियल। ठीक है, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये तो तुम कहोगे सिंपल ही है। ठीक है, लेकिन नीचे आएगा 2 नहीं, अब कितनी है, 1 2 3 4 गिन के लिखना है बस। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे 2 लगा दिया, सीधा मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि भाई 2 ही दे रखी थी, अगर मैंने 3 होता तो 3 लगाता, 4 थी तो 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे, इनको प्लस कर तो कितना आ जाएगा, ये बन गया हमारा 100 बाय 4, यानी कि हमारी नॉर्मल रही 25 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है तो भी निकल जाएगी, और वेलोसिटीज ही दे रखी है हमें तो भी निकल जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए तुम्हें ये जरूर दिया होगा, ये भी दिया होगा, और अगर स्पीड्स वगैरह भी दे रखे हैं तो उसमें भी तुम ऐसे ही करना कि पहले 10 पे थी, 20 पे थी वगैरह, तो सबको प्लस करके बाय उतना ही नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया, स्पीड देखी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि अ बॉय स्विम 50 मीटर इन 30 सेकंड, मतलब एक लड़का है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, 50 मीटर स्विम करता है 30 सेकंड में। ठीक है, एंड कम्स बैक, मतलब एक जगह से शुरू करता है और वापस वहीं पे आता है। फॉर एग्जांपल एक स्विमिंग पूल बना दो अगर मैं, कि यहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ तक जा रहा है, ये 50 मीटर का है और 30 सेकंड लग रहे हैं उसको कवर करने में एक साइड को। ठीक है, और वापस भी जाता है ऐसे करके। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, दोनों निकालते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ, एवरेज स्पीड का हमारा क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो, देखो वो गया 50 मीटर और आया 50 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर। और टाइम कितना लगा, 30 और 30 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 और 5 पे चला गया, यानी कि 5/3। अब स्पीड है तो देखो मीटर और सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे, ठीक है। 5/3 मीटर पर सेकंड, इसको तुम डेसिमल में भी कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं भाई। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें टाइम दे रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, अगर मान लो उसने यहाँ से शुरू किया घूम के यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना लगेगा, 60 सेकंड तो लगेंगे ही उसको, मतलब वापस आने में। टाइम तो कैलकुलेट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अब 0 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से क्लियर होगा कि देखो वेलोसिटी जो है वो 0 पे आ जाती है आराम से, ठीक है। इसी सिंपल तरीके से क्वेश्चन में तुम्हें दो चीज़ें करके दिखा दी, एवरेज स्पीड भी, एवरेज वेलोसिटी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और हमारी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या फिर एसेलरेशन, एसेलरेशन या एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है, देखो इसका भी डेफिनेशन की तरह, जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी ना, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा रेट ऑफ, लिख देता हूँ चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मतलब समय के साथ साथ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि अभी मान लो गाड़ी अगर 1 मिनट में 2 की स्पीड पे है, तो दूसरे मिनट में 4 की स्पीड पे होनी चाहिए, तीसरे मिनट में 8 की स्पीड पे, 8 की स्पीड पे नहीं 6 की स्पीड पे, हर समय बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को जब हम यूनिफॉर्म कर देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक बार जो 20 पे चल रही है, चाहे वो पॉजिटिव की साइड जा रही है चाहे नेगेटिव है, तो 20 पे ही रहेगी। लेकिन एसेलरेशन का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज, मतलब वेलोसिटी का बदलना समय के साथ, और वो भी बराबर तरीके से, या बराबर तरीके से नहीं बदलना, कम ज़्यादा होकर बदलना, उसको एसेलरेशन कहते हैं। मतलब जब चेंजेस आते हैं हल्के फुल्के, तब उसको एसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एसेलरेशन का नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेलोसिटी ओवर टाइम है ना, हाँ टाइम मैंने नीचे लगा दिया। v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दे देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक गाड़ी, एग्जांपल ही मान लो यहाँ पे, ठीक है। एक गाड़ी है वो 10 की स्पीड पे थी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 3 सेकंड बाद क्या हुआ, या 4 सेकंड मान लो, 4 सेकंड बाद क्या हुआ, वो आ गई भाई 10 से सीधा 20 पे ही मान लो, ज़्यादा कितनी बढ़ेगी 4 सेकंड में, ठीक है। 10 से 20 पे आ गई, ठीक है। हमें क्या बोला, एक्सेलरेशन निकाल दो इस चीज़ का, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला हमारे सामने है। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, v इन फाइनल वेलोसिटी 20, फाइनल 20 है, माइनस करना है u को, u कितना दे रखा है 10, टाइम कितना है 4, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10/4, यानी कि कुल मिला के 2/5, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है इसमें। जैसे सबकी अपनी अपनी अलग यूनिट है, इसकी अलग है, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं तुम्हें करके दिखा दी कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कहाँ से आ गया, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं कि अगर यहीं पे देख लो कि अगर जो हमारी वेलोसिटी है वो खुद डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, यानी कि मीटर पर सेकंड है, तो जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या बोला है, देखो वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब वेलोसिटी जो खुद मीटर पर सेकंड लेके घूमती है, उसमें नीचे टी एक और दे रहे हैं, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, 2 बार ऐसे ना, इसलिए सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में लगता है हमारा, एक्सेलरेशन में, उसकी यूनिट है ये वाली एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। अब देखो कंडीशन उल्टी भी आती हैं, कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी भाई पहले ज़्यादा स्पीड में थी, 3 सेकंड बाद वो उल्टी आ गई, मान लो भाई 20 से 10 की स्पीड पे आ गई, तो आंसर हमारा आएगा सेम आएगा, पर माइनस का आएगा। इसलिए एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से होती है एक्सेलरेशन, हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक नंबर में आ सकता है व्हाट इज रिटार्डेशन, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। ये भी होगा क्लियर। अब बात करते हैं
कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट of changes in velocity in equal time। कहने का मतलब क्या है कि उतने ही चेंजेस आते रहें वेलोसिटी में समय के साथ बराबर। 5 सेकंड में 10 की स्पीड है तो 10 सेकंड में 20 की स्पीड होनी चाहिए, 15 सेकंड में 30 की स्पीड होनी चाहिए। तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी आए विद इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये यहाँ पे इक्वल की जगह अनइक्वल आ जाएगा बस। अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, अनइक्वल टाइम, ये तो ये भी हो गया क्लियर। अब देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। इसमें हमने देखा कि भाई एवरेज, एक हमने न्यूमेरिकल देखा पहली बात, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी रहता है। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही कराया मैंने तुम्हें, इससे थोड़े क्लियर होते हैं। जैसे फॉर्मूले जो मिल रहे हैं कम से कम एक आध न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा डाउट्स क्लियर होते हैं कि कैसे कैसे सोल्व हुआ। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल देखे हमने इसमें, ये किए हो गया, एक ये हो गया। एवरेज वेलोसिटी ये तो हमने न्यूमेरिकल में देखा। एक्सेलरेशन क्या होती है, रिटार्डेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ देखी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें हम आगे। अब हम आते हैं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स पे। देखो इसमें काफ़ी सारे ग्राफ हैं, 9 ग्राफ हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। याद क्या है, एक बार समझ लोगे ना तो याद करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो ग्राफ्स की ही बात करेंगे। ग्राफ्स हैं इसमें 3 टाइप के। पहला है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ है ये। ठीक है, इसमें 3 बनेंगे। दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी 3 बनेंगे। तीसरा आएगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इनको देखते हैं इनमें क्या क्या है, और काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझने वाला सीन है थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले देखो 3 ग्राफ बनाने, 3 कंडीशन पे, 3 3 9 अपने आप ही 9 ग्राफ बन जाएंगे। 3 कंडीशन क्या है कि पहली बात तो भाई बॉडी होनी चाहिए रेस्ट पे, बॉडी होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में, फिर बॉडी होनी चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, या फिर यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा साइड में, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन दे रहा हूँ भाई, एक बार है बॉडी रेस्ट पे, एक बार है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, और एक बार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो पोजीशन टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पे टाइम। अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो पोजीशन और टाइम के हिसाब से कुछ चेंज आएगा। गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, उसकी पोजीशन यही है, पोजीशन के लिए वो ऊपर ग्राफ को ले जाना है, इसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ को लेके जाना है, तो ये कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा सीधा कि भाई टाइम तो बढ़े जा रहा है पर पोजीशन एक ही जगह पे अटके, वहीं पे पोजीशन ऊपर नहीं गई, बस टाइम बढ़ता चला गया। ठीक है, दूसरा सेम पोजीशन टाइम ग्राफ है, आराम आराम से समझने से कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरा फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब क्या बोला है भाई कि इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन में है, कि मतलब एक ही यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चल रही है, कि जितनी स्पीड लग रही है, ठीक है, उतने ही टाइम में एक ही, जैसे 20 की स्पीड पे चली आ रही है तो चली ही जा रही है। ठीक है, अब मान लो वही ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्लियर है। क्या पोजीशन चेंज हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन में मतलब गाड़ी बराबर स्पीड पे चले आ रही है, कि हर समय बराबर बराबर पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि पोजीशन भी चेंज हो रही है और टाइम तो बढ़ता ही है। तो अगर वो यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा कि पोजीशन भी हल्की हल्की ऊपर जा रही है, टाइम भी हल्का हल्का आगे जा रहा है, पोजीशन भी ऊपर जा रही है, टाइम भी आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ग्राफ वो ऐसे बन गया ऊपर की साइड। ठीक है, अब बात करते हैं सेम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा। अब एक्सेलरेशन को अगर हम यूनिफॉर्म कर दें, एक्सेलरेशन अब ये भी बताया था मैंने कि तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, कि मतलब वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। का मतलब क्या है कि पहले 2 पे थी, फिर 4, 6, 8। अगर मान लो एग्जांपल के लिए कि पहले गाड़ी 10 पे थी, 3 सेकंड में गाड़ी 10 पे थी, तो अगले 6 पे 20 पे होनी चाहिए, 9 पे 30 पे, ऐसे ऐसे करके मतलब अगले 30-40 सेकंड में तो 100, फिर उसके ऊपर ऊपर, मतलब इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो फिर से तो मैं एग्जांपल दूँ कि हमारी बॉडी अगर यहाँ पे, ठीक है,
टाइम के हिसाब से पहले पहले तो धीरे धीरे पोजीशन चेंज होगी ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इतनी तेज़ चेंज होगी जाके, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाना। अभी आगे आगे को तो सीधा ही बन जाएगा ग्राफ इस तरीके से, क्योंकि टाइम कम लग रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है। 3 सेकंड में स्पीड बढ़ती जा रही है, हर 3 सेकंड में 10 बढ़ जा रही है, ठीक है। तो पहली वाली भी है ही 10 और अगली 10 मिलके 20, फिर ऐसे ऐसे करके उसका ग्राफ सीधा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टाइम तो वही लग रहा है 3-3 सेकंड, पर जो स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी वजह से पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, इसलिए ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है पोजीशन की तरफ से बहुत ऊपर, ठीक है। ये 3 ग्राफ थे। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे हम, सेम वही चीज़ करेंगे जो इनमें किया, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, स्पीड मतलब स्पीड के जैसी, ठीक है। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, उसका ग्राफ बिल्कुल इसके ऊपर से ही आ जाएगा। चाहे मैं 2-3 लाइनें खींच दूँ तुम्हें दिख ना रहा हो तो कुछ ऐसा आएगा उसका ग्राफ, ठीक है। ये एरो का निशान है। ये दूसरा बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन क्या, बराबर स्पीड पे चले जा रही है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो अलग बात है, पर अगर बराबर स्पीड पे चल रही है तो उसका ग्राफ ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी एक जगह पे कांस्टेंट है, रुकी हुई है वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 20 पे ही है ना, मान लो वो 20 है यहाँ पे, वो वेलोसिटी बढ़ थोड़ी रही है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक ही स्पीड पे चलते रहना, यानी कि कुछ वेलोसिटी तो है पर वो उतने पे ही चले जा रही है, टाइम बढ़ रहा है पर वो उतने पे ही आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तीसरे पॉइंट की। तीसरे में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि एक बराबर एक्सेलरेशन है कि 3 की स्पीड पे बढ़ रही है, 4 की स्पीड पे बढ़ रही है, 5 की स्पीड पे बढ़ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग हैं, टाइम तो पता है कांस्टेंट है, और वेलोसिटी को बढ़ाना है और बराबर तरीके से बढ़ाना है, बराबर तरीके में ऐसा ग्राफ बनता है। ये हमने यहाँ पे पहले ही बना दिया, जब दोनों बराबर बराबर चल रहे हो कि टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात आ रखी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी बढ़ती है और बराबर बराबर बढ़ती है, बराबर बराबर टाइम के साथ, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन तीनों कंडीशन में, ठीक है। 3 कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी बढ़ना, यानी कि पहले से ही स्पीड, मतलब स्पीड की बात है, कुल मिला के स्पीड की बात है। तो पहले तो हम रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे है तो कुल मिला के वो ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है और बात स्पीड की रखे तो कहीं आएगा ही नहीं, वो तो नीचे के नीचे रह जाएगा। दूसरी बात करते हैं, ये है दूसरी, टाइम और एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है कि एक ही स्पीड में चली जा रही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ना, बढ़ते चले आना समय के साथ, और यहाँ पे तो गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ रही, यानी एक्सेलरेशन तो कहीं बनी ही नहीं। एक्सेलरेशन तो तब बनेगी मान लो 10 से 20 पे आएगी, अब वो तो आ ही नहीं रही, वो 10 पे चले आ रही है, तो इसका ग्राफ भी कैसा रहेगा, सीधा रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया दूसरा ग्राफ। अब बात करते हैं तीसरी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है कि भाई एक्सेलरेशन बराबर चल रही है, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन बराबर चली और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही है तो एक्सेलरेशन बराबर रहेगी किसी भी एक पॉइंट से सीधी, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन बराबर का क्या मतलब है कि वो प्रॉपर स्पीड में बढ़ रही है ऊपर ऊपर, और एक्सेलरेशन को कैसे कैसे दिखाएंगे बढ़ते हुए कि वो सीधी सीधी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वो बराबर चल रही है समय के साथ। क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी के टाइम पे क्या होता है, वेलोसिटी के टाइम पे तो एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड का बढ़ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ही बढ़ने की बात होती है, तो एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रही है, एक्सेलरेशन बराबर है, पहले ही बोला तो एक्सेलरेशन को बराबर ही रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखो अब आगे है ना, इसमें आगे काफ़ी कुछ आने वाला है, जिसमें 3 डेरिवेशन है, मेन 3 डेरिवेशन है, तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले तुम्हें पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद डेरिवेट करेंगे उन तीनों को ही, फिर लगभग तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ग्राफ समझते हैं। अब हम आते हैं हमारे जो मेन 3 काइनेमेटिक फॉर्मूले हैं ना, ठीक है, उन पे डिस्कस करते हैं और उनको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट का मतलब असल में फॉर्मूले बने कैसे, ठीक है, उन पे देखते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक फॉर्मूले लिख ही देता हूँ मैं, जो हमारे काइनेमेटिक फॉर्मूलेज हैं या आइडेंटिटीज़ एक ही बात है, ठीक है। वो क्या क्या है, देखो पहला फॉर्मूला जो है वो है हमारा v = u+at, ये पहला फॉर्मूला है। इससे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम 4 का रिलेशन मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये 4 दे रखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो है हमारे पास s = ut + at², ठीक है।
तीसरा है वो है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं और ये तीनों इन्हीं लाइन से एक एक करके डेरिवेट करेंगे, क्योंकि जो हमने एक में मान रखा होगा वो दूसरा तभी निकलेगा, लेकिन मतलब पहले इसको करना पड़ेगा फिर उसको करना पड़ेगा, ऐसे इनको आगे पीछे सोल्व नहीं कर सकते, वरना हमें पहले मान के चलना पड़ता है, इसलिए इनको लाइन से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेट करना है। डेरिवेट का मतलब है कि ये बने कैसे हैं, पहले इन पे ज़रा नज़र डालते हैं कि ये बने कैसे हैं। देखो ध्यान से देखना, तो पहले पहले वाले को लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसको ग्राफिकली करेंगे डेरिवेट। ठीक है, तो ग्राफिकल डेरिवेशन करते हैं पहले पहले वाले फॉर्मूले की। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले की ग्राफिकल डेरिवेशन। देखो इसमें किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की ना। अब वेलोसिटी का टाइम के साथ हमारा एक ग्राफ बना था हमने, वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इसको मान लो ओ, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी हो गया जहाँ पे ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है सीधी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ से सीधा जो ये लाइन है इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, और इसको मान लो ई मान लेते हैं इसको, ये जो पॉइंट है हमारा ये ई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले यहाँ पे जरा बेसिक चीज़ें इनमें क्या क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जो हमारा u है, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो 0 के आसपास की होती है, वो असल में है क्या। देखो वेलोसिटी तो यहाँ से बढ़ी है, यहाँ से a और b के आसपास से, तो ये जो AO है या फिर OA, ये जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ना शुरू नहीं हुई थी अभी। ठीक है, बिल्कुल भी, ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और कौन सी है, ये DC। देखो ये पैरेलल है इसके, तो DC भी हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी में आएगी ये वाली। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। अभी ये टर्म्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अभी सोल्व करना शुरू नहीं किया, जब करेंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी सिंपल, देखो जहाँ पे वो वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी फाइनल ही वेलोसिटी हमारे पास, जो OE है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, या फिर जो BC है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, B और C। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा क्या क्या हमारे पास यहाँ पे है टर्म्स, टाइम भी है। देखो अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, तो ये वाला हमारा टाइम है, टाइम हमारे पास देखो क्या है, टाइम है हमारे पास OC या फिर टाइम, ये OC इसके पैरेलल है AD के, तो ये भी हमारे पास टाइम में ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जो हमारे पास नॉर्मल चीज़ थी, इन्हीं से बताई मैंने वो क्या क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जो BC है, BC को हम BD प्लस DC भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो BC है उसको BD प्लस DC, और जो ये OE है, OE को क्या बोल सकते हैं हम, EA प्लस AO, मतलब इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में पहले, और ये हम इनको हाफ ऑफ करके, जैसे कि ये इन दोनों से मिलके बने तो बीच में प्लस लगा दिया, इन दोनों से मिलके बने तो बीच में प्लस लगा दिया, उस तरीके से है। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इनकी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक गिवन चीज़ है, ये गिवन करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, जो BC है वो BD प्लस DC के बराबर है। देखो जो BC है BD प्लस DC के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं BC को दोबारा लिख रहा हूँ, BD को भी लिख रहा हूँ। अब देखो DC किसके बराबर है, यहाँ पे DC किसके बराबर है, DC इसके बराबर है AO के। DC और AO आपस में बराबर है, मैं इस DC की जगह पे AO लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ग्राफ से समझो कि जो DC का है, DC ये है, तो ये इसके पैरेलल ही तो है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं इन दोनों को, वैसे भी मैंने बोल रखा है कि ये दोनों बराबर हैं U के, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको मैं AO लिख रहा हूँ, बाकी सेम लिखा, BC को BC, BD को BD, DC की जगह पे AO, क्योंकि रीज़न दे देते हैं चाहे बोथ सेम है, दोनों सेम है इसलिए मैं यूज़ करूँ, या फिर बोथ आर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की दोनों इनिशियल वेलोसिटी, तो मैंने इनको चेंज कर दिया आपस में। ठीक है, अब देखो BC क्या है हमारे पास, BC देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन था, BC क्या है, BC हमारी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हमारा V है, प्लस BD हमें इसमें गिवन है कहीं पे, नहीं BD तो गिवन नहीं है। ठीक है, OA क्या है, OA हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये U है। ठीक है, अब यहाँ से BD की वैल्यू निकाल लो, BD को मैं यहीं पे रखूँ तो ये जो U है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इतनी इक्वेशन बन गई हमारी पहली। देखो BD की वैल्यू क्या हो गई, BD को अगर मैं यहीं पे रखूँ तो ये U वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो V माइनस U बनेगा, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U, पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखते हैं दूसरी। अब हमने देखो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूरा ही लिखता हूँ वरना दोनों अकॉर्डिंग सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, वेलोसिटी बाय टाइम होती है, इतना तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है,
एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी बाय टाइम है तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। ये कंडीशन हमारी देखो पहली वो ऊपर 1 मान रखी है, ठीक है। ए वेलोसिटी क्या है, देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है। देखो वेलोसिटी की बात करें तो पूरी वेलोसिटी, ये भी पूरी वेलोसिटी, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे चेंज हो रही है, पर चेंज कब हो रही है, चेंज हो रही है देखो बीडी के टाइम पे चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे तो ये पूरी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी पूरी वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल से मिलकर बनी हुई है, पर एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज कब हो रही है, चेंज हो रही है बी और डी के टाइम पे, यहाँ से चेंज होना शुरू हुई थी, नीचे तो पहले सिंपल ही थी। तो बी डी क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और टी टाइम टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इस टी को उधर भेज दूंगा, तो बी डी की फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए इंटू टी, ये टी मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में आ गया, ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। दोनों में बी डी दे रखा है और दोनों कुछ कुछ अलग के बराबर है, ठीक है। दोनों पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2 दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो बी डी की वैल्यू चलो इसी को मान लेते हैं, बी डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v माइनस यू ये थी, और बी डी की अभी अभी वैल्यू क्या आई, ए टी, तो मैं इस बी डी की जगह पे ए टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको u को मैं इधर भेज दूँ अगर, तो ए टी के पास ये u आके प्लस हो जाएगा और v वहाँ पे रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, v को मैं इधर लिख देता हूँ और u प्लस ए टी यहाँ पर लिख देता हूँ, u प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन सोल्व हो गई है, इसको 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, ये पहला जो फॉर्मूला था वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया। डिराइव का मतलब क्या होता है कि इनको हमें प्रूव करके दिखाना है कि असल में फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके बने, प्रोसेस से कुछ नहीं किया मैंने, पहले बी सी का रखा कि वो किस किस के बराबर है, फिर डी सी ओ ए सेम थे तो मैं डी सी की जगह पे ओ ए लिख दिया, फिर यहाँ से बी डी किसी एक चीज़ के बराबर आ गया। फिर एक्सेलरेशन को देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी चेंज कहाँ होती है, बी और डी पे, वैसे तो वेलोसिटी पूरी है पर बी और डी पे चेंज होना शुरू हुई थी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी बी डी बाई टी, हमारा टाइम है। अब बी डी को यहीं रखा, इसको वहाँ भेजे तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो बी डी ए टी के बराबर आ गया। बी डी दोनों अलग अलग चीज़ के बराबर थे, दोनों को साथ में रखा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब जो बचे हुए दो फॉर्मूले इनको भी डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे के बचे हुए दो फॉर्मूले पे देखो, इनको भी डिराइव करेंगे, इनको हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। ग्राफ सेम ही रहेगा और इसमें हाफ आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब ये दोनों इजी हो जाएंगे काफ़ी, पहले वाले फॉर्मूले में तुम्हें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा है, डेरिवेशन शायद तुमने पहली बार ही की होगी 9th में, ठीक है। इसके बाद तो तुम्हें आगे आने वाली क्लास में डेरिवेशन करनी पड़ेगी, पर अब आदत डाल लो इस चीज़ की। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमें डेरिवेट करना है इन दोनों फॉर्मूले, क्योंकि ये दोनों कैसे बने, ठीक है। अब एस क्या है, एस हमारा यहाँ पे क्या है, देखो मैं सब बता दूँ पहले। एस हमारा है यहाँ पे डिस्टेंस, एस डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उसके अलावा क्या, यू तो तुम्हें पता ही है, ए चलो मैं ए लिख देता हूँ, ए हमारी क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन है, टी हमारा टाइम है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और टी हमारा टाइम है, ठीक है। यानी इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें फाइनल वेलोसिटी तुम्हें नहीं दी होगी ना, उसमें ये वाले फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल, ये तीनों फॉर्मूले पता है ऐसे बने कि जो चीज़ नहीं दे रखी उसको छोड़ दो। जैसे इसमें तुम्हें टाइम नहीं दिया, जैसे ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें टाइम दिया ही नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें वी नहीं दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं दी, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें डिस्टेंस नहीं दिया, एस नहीं है, देखो इसमें एस हमारा डिस्टेंस होता है, तो वो नहीं दिया तो उसमें ये अप्लाई कर दो, ठीक है। कंडीशंस के हिसाब से सारे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको डेरिवेट करें, इसको, ठीक है। इसको डेरिवेट क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालना है। अब देखो एक ट्रैवल कर रहा है, कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इस ऐसी वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कितना पाथ कर सकता है, इसके अंदर का जितना भी रीजन है, ये यहाँ से लेके इस लाइन के नीचे नीचे का, इसी को ट्रैवल कर सकता है वो, क्योंकि ये तो उसकी ऐसी वेलोसिटी जो जहाँ तक वो रीच नहीं किया, पहुँचा नहीं है, लेकिन ये वो वेलोसिटी जहाँ तक वो उस स्पीड में जा चुका है, यानी कि इससे कम और इसके बराबर तक वो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी गया नहीं है स्पीड में, तो उससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें एरिया निकालना है डिस्टेंस में, ठीक है। एरिया क्या निकालना है, अगर देखो ध्यान से, तो ए डी सी और ओ एक रेक्टेंगल है, और ए बी और डी एक 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लगा के प्लस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ तो दोनों का पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया एनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ,
ठीक है। इस ग्राफ के नीचे नीचे का सारा एरिया निकालना है, उससे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देखने में, ठीक है। देखो एरिया निकालना है, एरिया क्या है हमारा, एस दे रखा है, एस टोटल एरिया क्या, एस में क्या क्या आ गया, ए बी सी और ओ, ए बी सी और ओ, ए बी सी ओ, देखो ए बी सी ओ में ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल दोनों के दोनों आ गए, ठीक है, एक ही बार में दोनों का एरिया निकालना है। तो ए बी सी ओ असल में है क्या, एस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा एक तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसका नाम है हमारा ए बी सी ओ, ए बी सी और ओ, ठीक है, प्लस क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी, ए बी और डी, ठीक है, दोनों लिख लिए। अब इनको प्लस करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एल क्या है, देखो एल हमारी लंबी वाली साइड होती है, ओ सी, या फिर पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, देखो ये होता है एल इंटू बी प्लस ये होता है हाफ बी एच का स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का और इसका। तो लेंथ क्या है इसमें, लेंथ है हमारे पास ओ सी, देखो लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, तो लेंथ क्या है हमारे पास ओ सी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है हमारे पास ए ओ, ठीक है, प्लस हाफ। अब बेस देखो इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में बेस क्या है ए डी, ए डी बेस है, इंटू हाइट क्या है, हाइट है बी डी, ठीक है। अब इनको बस अप्लाई करना है कि यहाँ पे असल में ये चीज़ें क्या क्या हैं, उसको रखो अपने आप आंसर, ठीक है। ओ सी क्या है हमारे पास, देखो ओ सी क्या है, ओ सी हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम, ओ सी देखो यहाँ से लेके वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो ये वाली चीज़ टाइम है, टी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये हमारे पास टाइम है। और ओ ए क्या है, ओ ए देखो ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, जहाँ पे स्पीड अभी शुरू नहीं हुई है, स्पीड वहाँ पे शुरू हुई है, तो ये क्या है यू प्लस हाफ। अब ए डी क्या है, देखो ए डी ध्यान से देखना, ए डी ये है और ये भी टाइम के ही बराबर है, यहाँ पे ये ए डी जो है ये भी हमारा टाइम है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये टाइम ये भी टाइम में ही कैलकुलेट होगा, तो ये टी है मल्टीप्लाई बी डी क्या है। अब देखो बी डी को हमने एक पहले ही प्रूव कर रखा था कि बी डी हमारा ए टी के बराबर है, इस वाली इक्वेशन में हमने बी डी को ए टी के बराबर प्रूव किया था, तो यहाँ पे ये ए और टी है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, यहाँ पे एस तो यहाँ पे चलता ही रहेगा, ये एस यू टी मतलब मल्टीप्लाई में तो यू टी लिख दिया, प्लस हाफ, एक बार टी है, दो बार टी और एक बार ए है, तो ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने दो डिराइव कर दिए। अब बस ये भी उतना ही सिंपल है जैसे इसको किया था, इसमें हमने एरिया निकाला था एनक्लोज सर्कल, पर इसमें दो तरीके से निकाला था, एक रेक्टेंगल मान के और एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के। लेकिन अब बस तीसरे को डिराइव करने के लिए हमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक को ही ट्रेपीजियम मान लेंगे। देखो असल में ये शेप क्या है, देखो ये और ये पैरेलल लाइन है आपस में, और ये दो इम्पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों इसकी ए ओ और बी सी पैरेलल हैं, बाकी ये दो इम्पैरेलल, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, कुल मिला के हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ग्राफ एक ही चलेगा, ग्राफ तुम्हारा एक ही चल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है, जिसमें वेलोसिटी ए बी पे बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू एच और ए प्लस बी, ये है। इन सब की वैल्यू रखो इसके हिसाब से, पहली बात तो देखो हाफ। अब इसमें हाइट क्या है, हाइट जरा ध्यान से देखना, अगर वो ट्रेपीजियम इस तरीके से बना है, देखो तुम्हारे हिसाब से देखना पड़ेगा तुम्हें, ये जो ट्रेपीजियम है ये ऐसे है, क्योंकि पैरेलल साइड सीधी होती है जनरली। अब ये यहाँ पे ऐसे है तो हाइट ये है, क्योंकि ये पैरेलल साइड है तो फिर ये हाइट है। तो ओ सी क्या है हमारी, ओ सी है हमारी यहाँ पे हाइट ब्रैकेट में। अब ए प्लस बी, ए क्या है, ए पहली पैरेलल साइड ओ ए, प्लस बी क्या है दूसरी पैरेलल साइड बी सी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसके हिसाब से, देखो वैल्यू मैं इसको बाई टू सीधा ही कर दूंगा। देखो ये जो है ये टू है ना, इसको मैंने लिखा ओ सी मल्टीप्लाई ए ओ प्लस बी सी बाई टू, क्योंकि टोटल डिवाइड बाई टू तो कर ही रहा है, ठीक है, मैंने सीधा टू लगा दिया इसमें। अब देखो ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ सी असल में है क्या यहाँ पे, कहाँ गया, ये टाइम है, ये है हमारे पास टाइम, इनटू ए ओ क्या है हमारे पास, ए ओ हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू प्लस बी सी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये जो मैं बोल रहा था कि भाई बी डी है हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, बी डी वो है जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ओवर टाइम चेंज होने वाली, पर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पहले बता रखा है तुम्हें, ठीक है, बाय टू। अब देखो फॉर्मूले में क्या कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, अगर यहाँ पे टाइम नहीं है तो इस टी को गायब करना है। टी को गायब करेंगे कैसे, देखो हमने
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी जो चेंज होती है उसके हिसाब से टाइम। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टी को अगर मैं यहाँ भेज दूँ और ए को अगर मैं टी की जगह भेज दूँ तो ये ऐसे टी क्यों, ये टी इसके बराबर आ गया। अब इस पूरे को मैं टी की जगह पे रखूँगा क्योंकि हमें टी नहीं चाहिए, फॉर्मूले में टी है नहीं, तो फॉर्मूले में टी नहीं है तो फिर हम इससे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें। ठीक है, देखो सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे u प्लस वी, ये तो है ही हमारे पास, अपोन में 2 तो है ही, इस t की जगह पे क्या आएगा v माइनस यू। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं ताकि तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं v प्लस यू लिख देता हूँ क्योंकि v प्लस यू और u प्लस वी एक ही बात होती है। ठीक है, और नीचे a, इतना क्लियर हुआ। ये सारा का सारा हिस्सा सिर्फ t की वैल्यू है, ये वाली t की। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब तुमने पढ़ा होगा कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अपॉन, अच्छा ये सब किसके बराबर है इसका ध्यान रखना, ये s के बराबर है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह यहाँ पे कम छोड़ी है मैंने, थोड़ा सा साइड ही लिख देता हूँ, ये s के बराबर है सारा ये। ठीक है, तो s किसके बराबर आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस 2a को इधर भेज दो, ये आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइव कर दिए, बहुत सिंपल तरीके से हो गए डिराइव। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं, अगर तुम समझ के करोगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा, और इन्हीं फॉर्मूले से तुम्हें न्यूमेरिकल करने हैं अभी। ठीक है, समझ के करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें इन्हीं के कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड, और एक और छोटा सा टॉपिक रहेगा उसको बिल्कुल इसके आखिरी टॉपिक पे। देखो आखिरी टॉपिक में मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक समझाना है, टॉपिक भी नहीं है वो, बस एक छोटा सा फैक्ट है वो बताना है तुम्हें। फैक्ट क्या न्यूमेरिकल में आ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं एक आध नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े उनमें से 2 लग जाएंगे। तुम चाहते हो तीनों में से जो बचे हुए 2 कोई भी लगा सकते हो, पर तीनों के तीनों का एक बार अच्छे से जिक्र हो जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल करेंगे ताकि उन फॉर्मूले का थोड़ा यूज़ भी देख लें हम लोग। ठीक है, तो पहली बात तो जो मुझे बताना है वो है क्या, मुझे बताना है कि इन सर्कुलर मोशन स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म बट नॉट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कभी नहीं हो सकती। क्यों? देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे एक सर्कुलर चीज़ है, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम ऐसे ऐसे करके गाड़ी घुमा रहे हैं गोल गोल, ठीक है, तो उसकी स्पीड से मान लो एक ही जगह पे 20 की स्पीड पे तुम लोग घुमा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे घूम रही है, तो स्पीड को तो हम बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म हो सकती है, पर वेलोसिटी नहीं हो सकती। वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी कैसे काउंट होती है? देखो स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी में पूरा का पूरा रोल है। वेलोसिटी जैसे कि एक डायरेक्शन में चल रहे तो वो एक वेलोसिटी है, जैसे ही मुड़ गई वो दूसरी वेलोसिटी आ गई, तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्मनेस नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक सर्कल ऐसे करके एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अगला पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगला पॉइंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये तो वेलोसिटी चेंज पे चेंज हो रही है। क्योंकि देखो स्पीड में तो कोई डायरेक्शन का बात ही नहीं होती, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन देखी जाती है पूरी की पूरी, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके। तो इसमें एक सर्कल में कभी भी वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। अब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे हो पाएगी कभी भी, वो तो बदलती जाएगी हर पॉइंट पे, चाहे वो हर पॉइंट पे बराबर रह रही है पर वो एक तरीके से सेम नहीं चले तो यूनिफॉर्मनेस तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज, अगर तुम्हें एक लाइन में इसका आंसर लिखना है, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, ये कारण है कि वेलोसिटी जो है वो कभी यूनिफॉर्म नहीं हो पाती सर्कुलर मोशन में। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो वो होता है हमारा 2πr/t। अगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो देखो सर्कुलर क्या होता है, 2πr सर्कमफ्रेंस बाई t, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि वैसे भी वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कुल मिला के। ठीक है, ये तो है जो मैं तुम्हें बताना था वो बता दिया। अब इसमें देखो कि क्या क्या बताना है। देखो फाइंड एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन, भाई तुम बोलोगे यार बहुत ही कम 2-3 चीज़ें दी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें, 2-3 क्या 2 ही दिख रही हैं जो हमें गिवन है, बाकी तो बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि भाई एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई थी और शुरू हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, इस आंसर का सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वो है 0 किलोमीटर पर आवर। लिखो मीटर पर सेकंड, पर किलोमीटर पर आवर में बाकी क्वेश्चन है इसलिए इसको भी लिख दिया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर की स्पीड पहुंच गई भाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी हमें, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम भी दे रखा है, कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 मिनट लगे यहाँ से वहाँ तक के स्पीड में, 5 मिनट। ठीक है, क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये तो निकालना बहुत आसान होता है, मैं तुम्हें पहले ही बताया कि इसको इससे माइनस करेंगे, बाय 2 करके हो गया काम। बाय 2 करते हैं, नहीं बाय टाइम करते हैं। तो वो करने से पहले पहली बात, यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पे झोल अलग है। इसमें क्या है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, आर यानी घंटा, यहाँ पे मिनट है। अब मिनट, या तो देखो इसको आर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको आर में कन्वर्ट कर लो 1/12 लिख के, या तो इनको मीटर पर सेकंड में कर दो। पर मीटर पर सेकंड में करेंगे ताकि तुम्हें मैं बता भी दूं कि मीटर पर सेकंड में कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं तुम्हें यहीं पे बता दूं कि अगर किलोमीटर पर आवर में कोई है तो उसको मल्टीप्लाई करो, वो जो भी नंबर है, ये n नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो वो किलोमीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी हुई है, उसको किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मान लो किलोमीटर पर आवर में दी हुई हैं, तो उस n को मल्टीप्लाई करो 18/5 यानी इसका उल्टा, उससे तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पर काम की चीज़ है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनेंगे इससे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, सोल्व करने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अच्छे से समझ लो। तो शुरू करते हैं। देखो इसी को कर देता हूँ मैं, इस जो टाइम नहीं, जो दोनों स्पीड रखें इनको मीटर पर सेकंड में ही कर देता हूँ नीचे यहाँ पे, और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सबको सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर आंसर सेकंड्स में ही आता है ना, इसलिए सेकंड में सबको कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको अगर मैं करूँ तो ये तो भाई 0 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो 0 ही है। 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। 72 की बात करें, इसको करेंगे भाई 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 से करेंगे। देखो 18 के टेबल में 4 पे आता है ये। ठीक है, 4 5 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे ये 1 और 4 पे चला गया, और 4 5 20। ठीक है, इसको भी कर लो भाई सेकंड में, सब सेकंड मीटर पर सेकंड, इसको भी सेकंड में करते हैं। तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 × 60 कितने हो गए, 300 सेकंड। सारी चीज़ें हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर ली। अब पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, निकालते हैं एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक बताया था v प्लस, सारे लिख दूँगा यहाँ पे, कहीं पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए काफ़ी आसान रहे, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो एक बताया था मैंने v = u + at पहला। एक s निकालने का था, वो था भाई अपना ut + ½ at²। और एक बताया था मैंने 2as = v² - u²। ये 3 फॉर्मूले हैं, कंडीशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इनमें से किस में दिया हुआ है, इस एक्सेलरेशन तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, तीनों में दिया हुआ है, पर इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो खुद ही पूछा, ये नहीं लगा पाएंगे। इसमें भी डिस्टेंस चाहिए निकालने के लिए, एस दे रखा है, तो डिस्टेंस तो दे ही नहीं है हमें। वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें सब कुछ दे रखा है। देखो पहले वाले फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है। देखो ये v u t पता है हमें, तो पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, v = u + at। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू यू कितना है 0, क्योंकि इनिशियल तो है नहीं, क्योंकि रेस्ट से शुरू किया था ट्रेन ने, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। ए तो हमें निकालना है, तो ए को मैं ए रखा हूँ। टी कितना है हमारा, मल्टीप्लाई 300, सिंपल। अब यू तो देखो, ये तो यू जो है वो 0 है, इसको तो मैं इसके साथ लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये सीधा 300 और ए लिख रहा हूँ, क्योंकि यू 0 की वैल्यू वो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अब देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए 200 के नीचे मेरे को भेजना पड़ेगा 300 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड, इसको इससे काट दो। ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1/15 पे। ठीक है, 15 20 300 होता है। ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ पे आ गया। देखो क्लास, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की तुम्हें पहले ही बता रखी थी ऐसे यूनिट क्या होती है, तो वही लगानी, गलती हो जाएगी तो बहुत नंबर करते हैं इसमें। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ज़्यादा ऐसा है नहीं, छोटी छोटी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है बस। ठीक है, ए निकाल दिया, चलो ए तो हो गया, एक काम तो कर दिया। डिस्टेंस की बात करते हैं,
डिस्टेंस देखो इन दोनों फॉर्मूले में एस दे रखा है, एस दे रखा है, दोनों में डिस्टेंस निकालने का है। और ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, इसमें वेलोसिटी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इसमें टाइम भी पता है। मतलब इन दोनों तरीके से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से हमें बाकी सारी चीज़ें पता है। देखो इसमें हमें इनिशियल चाहिए पता है, टाइम चाहिए पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है। इसमें एस को छोड़ दें तो एक्सेलरेशन पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पता है। तो दोनों में से जो मन करे वो लगाओ, आंसर सेम आएगा। तो मैं कौन सा लगाऊँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो यही लगाते हैं, 10 इस पर आ गया, ठीक है, 2as, ठीक है, 2as वाला लगाते हैं। अब दूसरा इस यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 2as किसके बराबर है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकाल देते हैं। तो 2a की वैल्यू कितनी है? a है भाई हमारा कितना? 1/15, 1/15। s की जगह पे मैं ऐसे का ऐसे ही रख रहा हूँ, क्योंकि s की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अच्छा v का स्क्वायर, v का है हमारे पास, v है 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है? u है 0 का स्क्वायर, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इसलिए 0। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले उधर कर लेते हैं, या फिर इसको 2/15 लिख देता हूँ मैं। 2/15 मल्टीप्लाई एस इक्वल टू, ये 400 आ गया, और ये 400 वो तो 0 का स्क्वायर करके 0 हट ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना। अब देखो 400 है, यहाँ पे 15 है, s को मैं यहीं रख रहा हूँ क्योंकि s की तो वैल्यू चाहिए। इसको मैं इधर भेजूंगा 2/15 को, तो वो 15/2 बन के जाएगा। वो तो तुम्हें इतना लॉजिक पता ही है कि अगर 400 है तो वो बन जाएगा हमारा 15 ऊपर 2 नीचे, सिंपल। यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर जाता है उस तरफ को, तो 2 से भाई ये कट जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 से 15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। अब 3000 आया हमारे पास, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या आएगा? मीटर आएगा कि किलोमीटर आएगा? हमने हर जगह मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो आंसर आ गया 3000 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, एस भी आ गया हमारे पास, ये सोल्व। तो इसी के साथ पूरा का पूरा तुम्हारा मोशन चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थोड़े बहुत मैं तुम्हें इसमें न्यूमेरिकल भी बता दिए और बाकी डेरिवेशन वगैरह सब क्लियर कर दिया। अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में, दैट्स इट।